मैं डॉक्टर दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे कंट्रोवर्शियल विषय को उठाने जा रहा हूं जिसका संबंध प्राचीन भारत की सर्वश्रेष्ठ बुक से है। सर्वश्रेष्ठ बुक जो है वो मैं इस संदर्भ में ले रहा हूं कि वर्तमान में ऐसी कौन सी बुक है जो आईएएस, विभिन्न पीसीएस परीक्षाएं जैसे आरएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर में सबसे ज्यादा उपयोगी है। प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास उपेंद्र सिंह की जो बुक है, मैं उसको वर्तमान में एक सर्वश्रेष्ठ बुक मानता हूं प्राचीन भारत के लिए। और मैं यदि इसको सर्वश्रेष्ठ बुक कह रहा हूं तो इसके पीछे 6 मूल कारण हैं। उन कारणों को मैं वर्णन करूंगा जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ये बुक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इस पे चले हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्राचीन भारत की जो अभी तक की हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। देखिए, प्राचीन भारत के संदर्भ में, अन्य भारत के किसी भी कालखंड के संदर्भ में अलग अलग दौर में अलग अलग बुकें श्रेष्ठ बुक रही हैं। जैसे कि 1901 से और 1950 की अवधि तक विंसेंट आर्थर स्मिथ की अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो थी वो श्रेष्ठ बुक मानी जाती थी, जिसका इस्तेमाल भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और एकेडमिक्स के लेवल पर होता था। 1950 के बाद भारत में जो है वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उदय हो जाता है। डीडी कौशाम्बी उसके प्रवर्तक होते हैं और रामशरण शर्मा के द्वारा इस स्कूल को एक जबरदस्त मजबूती प्रदान की जाती है। उनके द्वारा प्राचीन भारत में एक से एक कल्ट बुकों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास, भारत में सामंतवाद, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, पूर्व मध्यकालीन सामंती समाज की संरचना, भारत में शूद्रों का इतिहास, एक से एक शानदार बुकें लिखी जाती हैं। और 1990 और 2000 तक भारतीय इतिहास लेखन में मार्क्सवादी इतिहास लेखन का एक तरह से दबदबा रहता है। लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ ये महसूस किया जा रहा था कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस अपनी जो फिलॉसफी है उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। वो लगातार सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपना बल देते रहे। राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं की कहीं ना कहीं उनसे उपेक्षा होती रही। और इसी जो कमी लगातार इतिहास में देखी जा रही थी, उस कमी को पूरा किया उपेंद्र सिंह ने। उपेंद्र सिंह की पुस्तक प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, ये किसी भी एक खांचे में लिखी हुई बुक नहीं है। ना तो ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत आती है, ना ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के अंतर्गत आती है, ना ये कैम्ब्रिज स्कूल के अंतर्गत आती है, बल्कि ये सभी की विशेषताओं को समाहित करते हुए लिखी गई पुस्तक है। अर्थात इसका एक सर्वश्रेष्ठ होने का आधार ये भी है कि ये किसी इस विशेष स्कूल से संबंध नहीं है, जिसके कारण उस स्कूल की जो कमियां होती हैं वो हर जो हिस्टोरियन होता है उसके अंतर्गत स्वयं आ जाती है। लेकिन उपेंद्र सिंह इस पूर्वाग्रह से मुक्त रहती है। और इसकी पुस्तक का मैं ज्यादा विश्लेषण करूं उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि उपेंद्र सिंह जो है दिल्ली विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर रही हैं, बहुत ही शानदार प्रोफेसर रही हैं। इस बुक से पहले भी उन्होंने कुछ बुकें लिखी हैं, कुछ रिसर्च पेपर लिखे हैं, लेकिन वो कोई खास ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की एक ही कृति इतनी शानदार रचना हो जाती है कि उससे पहले और उसके बाद के सारे काम जो हैं वो गौण हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि मुगले आजम जो फिल्म थी उसकी रचना के आसिफ ने की थी। के आसिफ ना तो उससे पहले ना उसके बाद में कभी ऐसी मूवी का निर्माण नहीं कर पाए। इसी तरह हम शोले को देखते हैं, सिप्पी की बुक, रमेश सिप्पी ना तो उससे पहले ऐसी कोई फिल्म बना पाए ना उसके बाद बना पाए। अर्थात वो काम इतना संपूर्ण होता है किसी व्यक्ति का कि उसको रिपीट करना लगभग असंभव हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक को अगले 10-20 सालों के अंदर एंशिएंट इंडिया में बीट करना ऑलमोस्ट असंभव है इस फील्ड के अंदर। क्यों, वो हम जानते हैं। देखिए, यह पुस्तक अपने इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इसका प्रथम कारण यह है कि साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों का सर्वश्रेष्ठ समायोजन करती है। आप प्राचीन भारत की किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, चाहे झांसी माली की बुक को उठा के देख लीजिए, चाहे रामशरण शर्मा की किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी श्रीवास्तव की बुक को उठा के देख लीजिए, वो बुकें ज्यादातर साहित्यिक स्रोत बेस्ड बुक है। लेकिन इतिहास तभी पूर्ण माना जाता है कि जब तक पुरातात्विक स्रोतों को उनके साथ ऐड ना किया जाए। उपेंद्र सिंह अपने सारे चैप्टर्स में साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों का बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसका इस्तेमाल करती हैं। और वो इतना प्रभावपूर्ण होता है कि वो कहीं भी निरस नहीं लगता है। आप स्टूडेंट उसको पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में इतना मजा आता है इस बुक को पढ़ने में कि उसको छोड़ ही नहीं पाता है।
जैसे कि हम देखें कि पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ जैसे हम सिक्कों का इतिहास पढ़ते हैं, सिक्कों में आप जैसे बुक को पढ़ने लगेंगे, आप पढ़ेंगे सावाहात सिक्के ऐसे होते होते जिनको पंच मार के ठप्पा लगाया जाता था, उसके बाद फिर इंडो ग्रीक्स आए, फिर कुषाण आए, लेकिन वो वास्तव में सिक्के दिखते कैसे थे और उन सिक्कों की क्या विशेषताएं होती थी, वो रंगीन चित्र के माध्यम से जितना शानदार ढंग से उपिंदर सिंह समझाती है, ऐसा कोई भी बुक नहीं समझा पाती। जैसे कि आहत सिक्के हैं ये वाले, और ये फिर इंडो ग्रीक्स के सिक्के आ गए जिन पर पहली बार जो है वो शासक की छवि छपने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कुषाणों पे सिक्के और भी खूबसूरत बनने लग जाते हैं, गुप्तों के सिक्के और भी शानदार होते हैं। तो जब तक ये विजुअलाइजेशन हमारे सामने नहीं आता है पुरातात्विक स्रोतों का चित्रों के माध्यम से, तब तक हम इतिहास को केवल आंशिक रूप से ही समझ पाते हैं। इस कठिनाई को उपिंदर सिंह ने समझा। उन्होंने ना केवल साहित्यिक स्रोतों का भी यूज किया बल्कि उसके साथ पुरातात्विक स्रोतों को भी बहुत ही गंभीरता से ऐड किया। दूसरा कारण कि यह पुस्तक नवीनतम शोधों और परिकल्पनाओं से युक्त है। इस आप बुक के पेजों को जब आप पलटना शुरू करोगे, हर चौथे पेज में आपको इतिहास की जटिल जो संकल्पनाएं हैं वो सामने आने लगेगी, जैसे कि वर्ण क्या होता है, जाति क्या होती है, जो बहुत ही टफ सब्जेक्ट होते हैं जिन पे इतिहासकार चुप होते हैं, जिनको वो क्लैरिफाई नहीं कर पाते, उनको बकायदा वो चीजें महत्वपूर्ण ढंग से समझाती हैं। जैसे गॉर्डन चाइल्ड के 10 द्वारा निर्धारित नगरों के 10 लक्षण। हम बार बार ये पढ़ते हैं कि भारत में प्रथम नगरीय क्रांति जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, द्वितीय नगर क्रांति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। लेकिन नगर वास्तव में क्या होता है, किसको नगर कहना चाहिए, वो सबसे पहले गॉर्डन चाइल्ड उसका विश्लेषण करते हैं और बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक ब्रैकेट में चाइल्ड की बुक का उल्लेख स्वयं जो है वो उपिंदर सिंह करती हैं, और जिससे हमें पता लग जाता है कि शहर कैसे अस्तित्व में आते थे और एक शहर को बनाए रखने के लिए क्या चीजों की जरूरत थी। और जब शहरों का पतन होने लगता है आफ्टर गुप्त एज, तो कौन कौन सी कमियां आने लग जाती हैं, तो बहुत जबरदस्त चीज है। इसी प्रकार नवीनतम शोधों से युक्त है। हिस्ट्री में जितने भी नवीन शोध हो रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, उन सभी शोधों को इसने सम्मिलित करने का काम किया है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के संदर्भ में जो नवीनतम शोध आया वो श्री रत्नाकर का आया है, जो ये कहती है कि मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ व्यापार के ह्रास के कारण सभ्यता का अंत हुआ। ये अन्य किसी बुक में आपको नजर भी नहीं आएगा, लेकिन इनकी एक खूबी और खासियत है कि ये नवीनतम शोधों को अपनी पुस्तक में जगह जगह यूज कर रही हैं, जो इस बुक को एक बहुत ही यूनिक बुक बना देता है। आगे चलते हैं। नवीनतम खोजों को सम्मिलित करने का प्रयास करती है। देखिए, आर्कियोलॉजी में जितनी भी इंपॉर्टेंट खोजें हो रही हैं, इंपॉर्टेंट खोजें, उनको ये बुक लगातार एड्रेस कर रही है। और ये इसका द्वितीय संस्करण आया है। इसके पहले संस्करण था वो भी मेरे पास है और द्वितीय संस्करण वो भी मेरे पास है। और जैसे कि ये बुक बताने का प्रयास करती है कि हाल ही में कंगन हल्दी से पहली बार अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई। अभी तक अशोक की कोई भी प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई थी, ये बुक उसको एड्रेस करती है। अर्थात जितनी भी नवीनतम शोध सामग्री इतिहास में आ रही है वो हर जगह इस पुस्तक के अंतर्गत दी गई है, जो कि इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है कि आप अपनी बुक को लगातार अपडेट कर रहे हैं, लगातार जो नई खोजें हो रही है उसको आप उसको जोड़ रहे हैं। जबकि हम पुरानी बुकें देखें, झांसी माली की बुक देख लें या रामशरण शर्मा की बुक देख लें, वो 30 40 साल हो गए, उन बुकों में कोई एडिशन ही नहीं हुआ है। जैसी पहले साल में छपी थी 30वें साल में वो वैसी की वैसी ही है। ये बुक बहुत तेजी से अपडेट हो रही है, तो ये इस बुक को बहुत यूनिक बुक बना देती है। चौथा कारण, इस पुस्तक में जटिल से जटिल संकल्पनाओं को मानचित्र, चित्र और डायग्राम के माध्यम से बेहद सरल ढंग से समझाया गया है। मैं इस बुक की सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ी लोकप्रियता का कारण इसके अंतर्गत विशाल पैमाने पर रंगीन चित्रों का बहुत शानदार ढंग से प्रस्तुतिकरण मानता हूं, जिसकी तुलना हिस्ट्री की कोई भी बुक आज तक नहीं कर सकती है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि चित्रधूषण मृदबाण, लाल काले मृदबाण, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदबाण, ये मृदबाण लगा ना केवल उन्होंने कलर्ड फोटोग्राफी में दी है बल्कि अलग अलग इसका वर्णन भी किया है। इसी प्रकार जब हम मापाषाण संस्कृति पढ़ते हैं तो हमें सीधा पढ़ने में आ जाता है डॉलमैन प्रकार की संरचनाएं, मेनहीर प्रकार की संरचनाएं, पोर्ट हॉल्स, टॉपिकल, ये एक्चुअली में वास्तव में दिखते कैसे हैं ये हमें पता ही नहीं होता है। और जब तक हम किसी चीज को देख नहीं लें,
रटने से चीज कभी दिमाग में नहीं बैठती। लेकिन आप यदि एक बार चित्र पढ़ लेंगे कि डोलमेन इस तरह का होता है, टॉपिकल इस तरह का होता है, अस्थि कलश दफनाने की प्रक्रिया ऐसी होती है, मैनहर इस प्रकार का होता है, तो आप कभी भी महापाषाण संस्कृति को भूल नहीं पाएंगे। अर्थात चित्रों के माध्यम से जो जटिल संकल्पनाएं होती हैं उनको उपिंदर सिंह बहुत ही शानदार ढंग से आपको सरल ढंग से समझाने का प्रयास करती हैं। अगर कोई भी बुक इस मामले में इनके आसपास भी नहीं ठहरती है। देखिए फिर एक और देख लीजिए, कितना शानदार मैप दिखाया है कि भारत में जो बोली जाने वाली भाषाएं, भारोपीय भाषा 75% इससे बोली जाती है। एक आप इसको ऐसे पढ़ें और इसमें बकायदा डायग्राम से दिखा दिया कि 75 में सबसे ज्यादा हिंदी 40% है, फिर उसके बाद बंगाली 8.5% है, फिर इसमें द्राविड़ 4 भाषाई समूह है भारत में, इंडो यूरोपियन, द्राविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बती बर्मीज, और उनको हर तरह से दर्शाया गया है। फिर यह भी दिखाया गया है कि कैसे तिब्बती बर्मीज जो है वो भारत की कुल भाषाओं में मात्र 1% से भी कम बोला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा भाषाएं उसी भाषा परिवार के अंतर्गत है। तो इस तरह से समझाया। इसी तरह देखो ब्राह्मी के अक्षरों का विकास, ये उन्हीं की बुक से मैंने लिया गया कि मौर्य काल में कैसे अक्षर थे, शुंग में कैसे थे, कुषाण, गुप्त और बाद में सिंधु महातिका, उत्तर गुप्त काल में कैसे हुए। अर्थात जितना अच्छा मैप्स का इस्तेमाल, जितना अच्छा डायग्राम्स का इस्तेमाल जटिलताओं को समझाने के लिए किया गया है, वैसा किसी भी हिस्ट्री की बुक में अभी तक नहीं किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बुक आईएएस, आरएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड के लिए सर्वश्रेष्ठ बुक है। विषय की 5वां कारण, विषय की प्रस्तुतिकरण में यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है। देखिए इस पुस्तक में जैसे से आप इसके पन्ने पलटेंगे, जगह जगह इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं अलग अलग कलर के। कुछ ब्लॉक्स नवीन संकल्पनाओं को हैं, कुछ ब्लॉक्स खोजों के ऊपर हैं, कुछ ब्लॉक्स कहानी कहते हैं, जैसे कि प्राचीन नाट्यशाला, प्राचीन प्रेम कथा। इतना शानदार वर्णन किया है इतिहास का कि आपको कहीं भी बुक पढ़ने में बोरियत नहीं लगेगी। बिल्कुल एक, जब भी आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होगा, आपको एक ताजगी का एहसास होगा। इसी प्रकार तक्षशिला की खोज, जगह जगह चैप्टर्स में समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डेप्थ में पूछता है मल्टीपल चॉइस वाले में, और आप जब इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो वास्तव में फायान और हेनसांग के विवरणों का अनुसरण करते हुए पश्चिमोत्तर भारत में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कैसे कैसे खोज की उसका पूरा जो वर्णन है वो अनन्य परिचर्चा नामक एक ब्लॉक में किया गया, और ऐसे ब्लॉक्स उनकी पूरी पुस्तक में बने हुए हैं जो टॉपिक के साथ साथ टॉपिक को बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से उसको वर्णित करते हैं। इस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ कहने का 6वां बड़ा कारण है कि प्रमुख इतिहासकार और ऐतिहासिक स्कूलों से परिचय कराती है। कोई भी बुक एंशिएंट हिस्ट्री की या मॉडर्न हिस्ट्री की ऐसी नहीं है अभी तक की कि जो बच्चा जो पढ़ रहा है या स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसको जो इतिहासकार भारत के प्रोमिनेंट इतिहासकार रहे उनके बारे में, और वो किस स्कूल से लेखन के किस स्कूल से संबंध रहे वो बताए। जैसे कि वो बताती है कि आरसी मजूमदार राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के शानदार व्यक्तित्व रहे हैं, डीडी कौशाम्बी मार्क्सवादी इतिहास लेखन के आधार पुरुष रहे हैं, और डीसी सरकार बहुत ही बड़े अग्रणीय पुरातत्ववेत्ता थे बंगाल के। इन्होंने बंगाल के अभिलेख और भारत के बहुत बड़े पैमाने पर अभिलेखों को संपादित करने का काम किया है, और ऐसा उन्होंने पुस्तक में लगभग 50 अलग अलग हिस्टोरियंस का उल्लेख किया है, जिससे पुस्तक बहुत ही यूनिक बन जाती है। स्टूडेंट्स को बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारियां चित्रों के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात ये पुस्तक अपनी पूर्ववर्ती सभी पुस्तकों से सर्वथा भिन्न है। और एक जो मैं बात बताना भूल गया, 7वां कारण, कि इस पुस्तक का जो विजुअलाइजेशन है, इस पुस्तक की जो छपाई है, इस पुस्तक के अंतर्गत जो कलर्स का यूज है, पेपर का यूज है, फिनोमिनल है। आज तक की किसी भी हिस्ट्री की बुक में इस तरह के पेजेस, इस तरह की छपाई, इस तरह के डायग्राम्स, इस तरह के कलर्स यूज ही नहीं हुए हैं। मतलब कोई भी इतिहास की पुस्तक मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है जो कलर्ड बुक हो। ये पहली कलर्ड बुक है हिस्ट्री की जो मैंने पढ़ी है, और मुझे ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक है हिस्ट्री की बुकों का, लेकिन मैंने अभी तक कोई कलर्ड हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ी। तो आपको पढ़ने में भी बहुत रोचक लगती है, कहीं भी बोरियत नहीं लगती। अच्छा, यही सारे कारण थे इस बुक को श्रेष्ठ बुक बनाने के,
और मैं आपसे चाहूंगा कि आप यदि प्राचीन भारत को ढंग से समझना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके हाथ से ना निकले तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात होगी। और मैं चाहूंगा आप इस बुक को जरूर पढ़ें। लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।